अच्छा, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने फंक्शनल यहाँ तक हो गया था हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम कर लिया, इंस्पायर्ड रिजर्व कैपेसिटी। अब आगे कैपेसिटीज़ के अंदर इस कैपेसिटी की तो बात करें, टाइडल वॉल्यूम तक रह रही है, ठीक है। इसके आगे हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम से लेके एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम तो असेस करना है। इस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। नोटेबली तो ये होना चाहिए था एक्सपायर्ड रिजर्व कैपेसिटी, लेकिन उन्होंने फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बोला है, उसके अपने कॉन्सेप्ट से, ठीक है, बस याद रखना है। इसमें क्या होता है, इसमें टाइडल वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम प्लस आपकी एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम बनता है, ठीक है। वो भी हमारे पास कितना बनता है, ये हमारे पास 3000 कितने बनते हैं, 2000 बनते हैं। मैथ्स बहुत ख़राब है मेरी, सॉरी, ठीक है। 2000, ठीक है जी, ये वाली फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब उन्होंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात लिखी हुई है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो बंदे को कंफ्यूज कर सकती है कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जब इसमें ना, जब आप पूरा का पूरा सांस बाहर निकाल देते हो कि आप इससे आगे सांस और हवा, वॉल्यूम ऑफ एयर बाहर जो है वो नहीं फोर्सफुली भी निकाल सकते आपके लंग से। तो दिस इज़ द टर्निंग पॉइंट जहाँ पे असेस किया जा सकता है उन फोर्सेस को, उन प्रेशर्स को, कि जो आपके लंग्स हैं, आपके लंग्स आप फुली कोलैप्स तो नहीं ना करते, आप सांस बाहर निकालते हो, एक्सपायर करते हो। तुमने कभी कभी नोटिस किया कि आपके किसी भी एक्सरे में पूरा का पूरा लंग जो है वो कोलैप्स किया हुआ, पूरा का पूरा लंग जो है वो ऐसे सिकुड़ा हुआ नहीं। हमारे पास क्या होता है कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इंस्पिरेशन होती है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सपिरेशन होती है। तो कभी बात सोचिए कि व्हाट आर द सर्टेन फोर्सेस या प्रेशर्स, यार सॉरी बिल्ला पीछे, व्हाट आर द स्पेसिफिक प्रेशर्स या फिर जो कि आपके लंग को पूरा पूरा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या फिर स्क्वीज होने से बचा रहे हैं। तो ये बात करें कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी जो अपनी एंड रेंज के ऊपर होती है, तो या फिर उन्होंने रैंडम बोल दिया कि दिस इज़ द टाइप ऑफ कैपेसिटी जिसमें हम ये असेस कर सकते हैं उन दो फोर्सेज को जो कि आपके लंग को कोलैप्स होने से बचा रही हैं अगेंस्ट द फोर्सेज जो आपके लंग को एक्सपैंड करना चाह रही हैं। ओवरऑल आगे मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगी। इस प्रेशर को ट्रांसम्यूरल प्रेशर कहते हैं, और ये आगे बड़ी लंबी इसमें एरन हिल से बात की है, ठीक है जी, वहीं पे देख लेंगे। वहाँ में वैसे नॉर्मल ने समझा दी बात। आगे एक हमारे पास क्या रह गया, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है कि आप ये रेजिडुअल वॉल्यूम को भी छोड़ दो, ठीक है। ये रेजिडुअल वॉल्यूम में जो कि बदलना तो है नहीं, बस अंदर पड़ा हुआ है, इसको कोई नहीं छेड़ सकता। जो वापस है ना नॉर्मल के आपका टाइडल वॉल्यूम है, प्लस आपकी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर द पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर द मैक्सिमम इनहेलेशन, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी वाइटल कैपेसिटी है, जिसमें टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटेड रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायर्ड रिजर्व वॉल्यूम पूरा का पूरा आ जाता है, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और ये 4500 बनता है हमारे पास, ठीक है जी। अब पीछे 1500, 4500 बनता है 1500, हाँ ठीक है। नहीं यार 5500 है, नहीं 4500 है, हाँ सॉरी 4500 है, वटावर, ये देख लेना। अब आगे एक हमारे रह गया टोटल लंग कैपेसिटी, कि हमने अब रेजिडुअल वॉल्यूम पीछे रह गया, इसको भी ऐड कर देते हैं। अब पूरा का पूरा लंग शुरू से लेके आपकी मैक्सिमम इंस्पिरेशन, मैक्सिमम एक्सपिरेशन प्लस द वॉल्यूम जो आपके लंग्स में नॉर्मली रह रहा है, इस पूरे के पूरे को हम लोग बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। और ये हमारे पास होती है 6 लीटर्स 6000 मिलीलीटर्स, ठीक है जी। ये होगी सारी गेम ख़त्म इसकी। अब हम लोगों ने आगे आना है न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। हमेशा इनको पढ़ना है ना, अगर कॉन्सेप्ट की बेसिस के ऊपर पढ़ो। फिजिकल के अंदर से आई डोंट थिंक सकते कोई खास क्वेश्चन आता है, जो क्वेश्चन आता है मैं आगे बता दूंगी, जैसे के लिए हमने तैयार किया हुआ है। अच्छा आगे अब कंट्रोल वेंटिलेशन को देखते हैं। इसमें सारी न्यूरोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बात की हुई है कि न्यूरो के लिहाज से ऊपर फीडबैक सिस्टम्स क्या आ रहे होते हैं कि आपका इनवॉलेंटरली और वॉलेंटरली आपका अपनी बॉडी को, आपकी बॉडी जो है वो इंस्पायर एक्सपायर कर रही है, वेंटिलेट कर रही है। इसमें हमारे पास पहली बात है कि कंट्रोल और वेंटिलेशन के अंदर आपके सेंटर्स कहाँ पे प्रेजेंट है। हमने शुरू से बात सुनी है, पढ़ी हुई है, सेकेंड ईयर में न्यूरो में पढ़े हुए कि हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स ब्रेन स्टेम में पड़े होते हैं। ब्रेन स्टेम के भी दो खास रीजन है, एक मेडुला है, एक पॉन्स है। इसके इन स्पेसिफिक रीजन में मेडुला और पॉन्स में न्यूरॉन्स पड़े हुए होते हैं। न्यूरॉन्स में भी वेंट्रल न्यूरॉन्स हैं और डॉर्सल न्यूरॉन्स हैं। अब तुम्हें बात समझने की जरूरत है कि हमारे पास इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है ना, इंस्पिरेशन का प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस है कि आप पूरा इंस्पायर कर, ऊपर से सिग्नल आता है तो आप इंस्पायर करते हो, एक्सपैंड हो रहा है, डायफ्राम नीचे हो रहा है, पूरी गेम चल रही है। लेकिन एक्सपिरेशन के लिए तेरे को खास गेम चलाने की जरूरत नहीं है, वही जो रबर बैंड खींचा होता है टू इंस्पायर, उसी को छोड़ते हैं, रिकॉल की वजह से एक्सपायर होता है। तो एक्सपिरेशन एक पैसिव प्रोसेस है। तो इस गेम से याद रखनी है कि वेंट्रल और डॉर्सल जो हॉर्न्स हैं, इनमें से जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर है वो सिर्फ इंस्पिरेशन के लिए, ये पूरा, ये देखो यार, ये देखो, ये पूरा मेडुला बना हुआ है, ठीक है। मेडुला के अंदर वेंट्रल हमेशा अगला हिस्सा होता है। वेंट्रल पोर्शन जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, सॉरी, डॉर्सल पोर्शन जो पिछला वाला हिस्सा है वो इंस्पिरेशन के लिए है, और जो वेंट्रल पोर्शन है उसमें इंस्पिरेशन का हिस्सा भी है और एक्सपिरेशन का हिस्सा भी है। अब इसके अंदर इन वर्डिंग्स के अंदर क्या बात, अगर आप पढ़ोगे तो इसमें क्या बात लिखी है उन्होंने कि नॉर्मल जब इंस्पायर कर रहे होते हैं ना तो डॉर्सल इंस्पिरेशन हिस्सा चला हुआ होता है, ठीक है। दिस इज बीइंग एक्टिवेटेड, यही फीडबैक सिग्नल भेजा आप इंस्पायर कर रहे हो। जब एक्सपिरेशन करनी होती है ना
एक्सपिरेशन का नॉर्मल तो एक्टिव होता नहीं, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि पैसिव प्रोसेस है। लेकिन जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने की कोशिश कर रहे हो तो इसमें उसका पोस्टीरियर हिस्सा और एंटीरियर हिस्सा जो है वो इंस्पिरेशन के लिए रिजर्व है, और जो मिडल वाला हिस्सा है वो है एक्सपिरेशन के लिए रिजर्व। तो जब भी आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन करने की कोशिश करते हो तो ये फोर्सफुल एक्सपिरेशन वाला न्यूरॉन बाकी सारे हिस्सों को इनहिबिट करता है और खुद फिर एक्सपिरेशन करता है, जो कि हमने बात की थी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम यू कैन फोर्सफुली एक्सपायर आप अपने वॉलंटरीली, ठीक है, वो ये सेंटर कंट्रोल कर रहा होता है, जो कि हमारे पास कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रल रेस्पिरेटरी न्यूरॉन के अंदर। बस ये दो चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने बात की कि इसके अलावा दो तरह के और न्यूरॉन्स होते हैं, सेंटर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एक हमारे पास होता है एपन्यूस्टिक सेंटर। कभी आपने नोटिस किया कि आपकी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन का रिदम बराबर होता है, कि जितना आप इंस्पायर करो उतना एक्सपायर करो, या फिर इस तरह कभी हो जाए कि आप कह रहे हो कि नहीं मैं नॉर्मली ज़्यादा इंस्पायर करती हूँ, थोड़ा एक्सपायर करती हूँ, या मैं ज़्यादा एक्सपायर करती हूँ, बिल्कुल नॉर्मल सी इंस्पिरेशन होती है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये बैलेंस जो मेंटेन किया हुआ है ना, ये हमारे पास न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने मेंटेन किया हुआ है। ये हमारे पास नॉर्मल रिदम ऑफ द ब्रीदिंग जो है वो न्यूमोटैक्सिक ब्रीदिंग, लेकिन जब आप नॉर्मली वॉलंटरीली आप ऐसा कर सकते हो, आप अपना सांस लंबा खींच लो या प्रोलॉन्ग्ड ब्रीदिंग पैटर्न मेंटेन हो जाए, वो ब्रीदिंग पैटर्न जो है वो एपन्यूस्टिक सेंटर मेंटेन करता है। अच्छा, मैं एपन्यूस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात कर रहे थे। न्यूमोटैक्सिक का मैंने बता दिया था कि दिस इज़ दी सेंटर जो कि बैलेंस और रिदम, ये बात लिखी हुई है कि मेंटेन्स रिदम एंड वेंटिलेशन बैलेंसिंग द टाइम पीरियड्स ऑफ द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन को बैलेंस करता है, और एपन्यूस्टिक सेंटर को इनहिबिट कर रहा होता है कॉन्स्टेंटली। अब मैं बताती हूँ कि एपन्यूस्टिक सेंटर क्या होता है। एपन्यूस्टिक सेंटर इज़ द वन जो, अगर आप चाह रहे हो कि मैं प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन करना चाह रही हूँ या मैं प्रोलॉन्ग एक्सप्रेशन करना चाह रही हूँ, तो एपन्यूस्टिक सेंटर चीज़ को मेंटेन करता है। तो जब भी आप प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग पैटर्न्स मेंटेन करने की कोशिश करते हो वॉलंटरीली, तो उस पॉइंट के ऊपर न्यूमोटैक्सिक सेंटर की अनइनहिबिशन रुकी हुई होती है और एपन्यूस्टिक सेंटर अपना काम कर रहा होता है। लेकिन जब आप ये वॉलंटरी एफर्ट छोड़ते हो तो उसको बैलेंस रिदम को मेंटेन करने के लिए न्यूमोटैक्सिक दोबारा से एपन्यूस्टिक को इनहिबिट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है जी, इस तरह लूप चलता रहता है। आगे है बस इस तरह ही हो गया। अब हम लोगों ने बात करनी एफरेंट कनेक्शन टू द ब्रेन स्टेम, कि आप जो ये लंग्स हैं, ठीक है, ये नॉर्मली इनवॉलंटरीली सांस ले तो रहे हैं, मेंटेन सब कुछ हुआ हुआ है, इसके सेंटर से इसको न्यूरॉन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये लंग्स के थ्रू ब्रेन तक सर्टन सिग्नल्स भी तो जा रहे होंगे ना, कि अच्छा अब ये मसला हो गया है, इंस्पिरेशन ज़्यादा कर दो, अब ये मसला हो गया है, हाइपर वेंटिलेशन कर दो, अब ये मसला हो गया है, हाइपर वेंटिलेशन कर दो। नॉर्मली हमारे बॉडी में प्रेजेंट है सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम्स होते हैं, आपकी इमोशंस की बेसिस पे कंट्रोल हो रहा होता है, आपकी एक्सरसाइज की बेसिस पे आपकी रेस्पिरेशन चेंज हो रही होती है, तो वो कैसे हो रही होती है, तो वो एफरेंट सर्टन सिग्नल्स हैं आपकी ब्रेन स्टेम तक जो जा रहे होते हैं। उसका मैं पहले नाम बता देती हूँ आप लोगों को। नाम कौन कौन सा है? एक हमारे पास है हाइपोथैलेमस से सिग्नल जा रहा है, दूसरा हमारे पास हमारी बॉडी में कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, तीसरा हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर लंग के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जो डायरेक्ट लंग से सिग्नल भेज रहे होते हैं ऊपर। अच्छा ये वही बात होगी। नॉर्मल हम लोगों ने हाइपोथैलेमस देख लिया, हम लोगों ने कीमो रिसेप्टर्स को डिटेल में देखना है, उसके बाद हम लोगों ने लंग रिसेप्टर्स देखना है। जॉइंट और मसल में भी पड़े हुए होते हैं कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो आपके मसल को ज़्यादा ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, वो सिग्नल भेजता है, तो आपकी हाइपर वेंटिलेशन स्टार्ट हो जाती है, आपका लंग जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वेंटिलेट करता है, आपका सांस ज़्यादा बढ़ता है और वो माइन्यूट वेंटिलेशन की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है जी। इसके बाद सारी गेम स्टार्ट होती है मैकेनिक्स ऑफ वेंटिलेशन की, जहाँ टाइम लगना है प्रॉपर। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा भैया देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में करते हैं जब लंबा हो गया ये।